और चलिए महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर बड़ी खबर है। शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं बाला साहेब थोराट। तो आपको बता दें, शरद पवार से बाला साहब थोराट मिलने पहुंचे हैं। महाविकास अघाड़ी की उम्मीदवारों की लिस्ट से पहले ये एक अहम बैठक है और कहा जा रहा है कि कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत, नम्रता दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नम्रता, फाइनली जो महाविकास अघाड़ी है उस पर सीट बंटवारे को लेकर के ताबड़तोड़ बैठक तो चल ही रही थी, लेकिन अब शरद पवार बाला साहब थोराट के घर पहुंच गए। शरद पवार से मिलने पहुंचे बाला साहब थोराट। जी देखिए, बाला साहेब थोराट जो है उनको समन्वयक बनाया गया है महाराष्ट्र कांग्रेस में, क्योंकि नाना पटोले और संजय राउत के बीच में विवाद हो गया था पिछली मीटिंग के दौरान, जिसके बाद अब बाला साहेब थोराट को पूरी जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से कम्युनिकेट करने की। तो ऐसे में सुबह सुबह शरद पवार के घर पर सिवर रोड पर पहुंचे बाला साहेब थोराट। उनके साथ कांग्रेस के तमाम नेता भी पहुंचे, एनसीपी के नेता रोहित पवार भी यहाँ पर पहुंचे। इसके बाद जो है बाला साहेब थोराट उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। उनके साथ जो कम्युनिकेट होता है उसके बाद दोपहर 3 बजे के करीब महाविकास अघाड़ी की बड़ी बैठक होगी और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से जो पहली लिस्ट है उम्मीदवारों की वो सामने आ सकती है। तो जो दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की तरफ से मैसेज दिया गया वो मैसेज कन्वे करने के लिए बाला साहेब थोराट फिलहाल शरद पवार के घर पर पहुंचे हैं और भी तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और जो मीटिंग है वो शरद पवार के घर पर होगी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे और वहां पर भी जो मैसेज दिल्ली हाईकमान ने दिया उसको कन्वे किया जाएगा। तो जो शुरुआत है महाविकास अघाड़ी की बैठकों का सिलसिला है, आज वो पूरे दिन चलेगा और ऐसे में फिलहाल बाला साहेब थोराट तो पहुंचे हैं, उनके साथ कांग्रेस के तमाम नेता भी हैं और एनसीपी के भी तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि महाविकास अघाड़ी का आज हल निकलेगा, क्योंकि विदर्भ की कई सीटों पर अभी भी जो घमासान है वो जारी है और सबसे ज्यादा विवाद जो है वो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में है 12 सीटों। ठीक है नम्रता, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही इस पूरे खबर पर, क्योंकि आज ये दिन भर की बड़ी खबर है तो इस पर नजर बनाए रखिए। साथ ही आज मुलाकात देखिए उद्धव ठाकरे से भी बाला साहब थोराट करेंगे, तो इस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। तो चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, एनकाउंटर पर योगी सरकार के नए दिशा निर्देश आ गए हैं। मुठभेड़ स्थल की वीडियोग्राफी भी अब करनी होगी। तो ये एक नया लॉ एंड ऑर्डर लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार ने ये लागू किया है कि अब जो मुठभेड़ का जो स्पॉट होगा उसकी वीडियोग्राफी भी अब करनी होगी। 2 डॉक्टर्स का जो पैनल है वो शव का पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी करनी होगी, ये मैंडेटरी होगा। घटनास्थल की जांच दूसरे थाने की पुलिस करेगी। एनकाउंटर में शामिल अफसर से बड़े रैंक के अधिकारी जांच करेंगे। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे जुड़ चुके हैं। वीरेश, ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं एनकाउंटर को लेकर, उसके बारे में जो जानकारी है साझा कीजिए। मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद से जो लगातार यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, उसके बाद से डीजीपी ने कई निर्देश जारी किए हैं। अगर एनकाउंटर में अपराधी की मौत हो जाती है तो 2 डॉक्टरों का पैनल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा और उसकी एक वीडियोग्राफी होगी। इसके तहत एनकाउंटर में अपराधी की मौत या घायल होने पर शूट आउट साइट की वीडियोग्राफी करानी होगी। लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्यों घुटने में ही गोली लगती है, एक जगह ही गोली लगती है, हाफ एनकाउंटर क्या है। बहुत सारे सवाल एनकाउंटर पर यूपी पुलिस पर खड़ा किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, जिस जगह पर शूट आउट हुआ है वहाँ फॉरेंसिक टीम भी निरीक्षण करेगी और दूध का दूध पानी का पानी करेगी। डीजीपी की तरफ से ये भी कहा गया कि जहाँ एनकाउंटर हुआ है उस क्षेत्र के थाने की पुलिस जांच नहीं करेगी। ये भी सवाल खड़े किए जा रहे थे कि उसी थाने की पुलिस जांच भी कर लेती है, वही रिजल्ट भी दे देती है, वही उसको क्लियर भी कर देती है, साफ भी कर देती है कि सब कुछ सही है। तो ये सवाल भी बहुत गंभीर था। तो इससे भी मुख्यमंत्री ने तय कर डीजीपी ने निर्देश दिया है कि दूसरे थाने की पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच से उसकी जांच कराई जाएगी। एनकाउंटर में शामिल जो अफसर होंगे उनके ऊपर के एक रैंक के ऊपर के अधिकारी इसकी जांच करेंगे, अपने रैंक के अधिकारी इसकी जांच नहीं करेंगे। ये भी सवाल खड़े होते थे कि आपस में बैठमेट हैं, एक रैंक के हैं और दोस्ती निभा देते हैं और जांच पर सही प्रकाश नहीं पड़ता है। तो ये भी सवाल बहुत खड़े होते थे। तो ये जो डीजीपी का निर्देश है जिलों के कप्तानों को, पुलिस कमिश्नरेट को दे दिए गए हैं। और जो सवाल लगातार मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद खड़े हो रहे थे, विकास दुबे एनकाउंटर के समय भी ये सवाल खड़े हुए थे। बहराइच में जो हिंसा हुई है, जो उसके आरोपी हैं उनके एनकाउंटर पे भी सवाल खड़े किए थे। ओवैसी ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था यूपी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर कि यूपी में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, एनकाउंटर बिल्कुल ठीक है वीरेश जी, बिल्कुल ठीक है।
हाल फिलहाल में जिस तरीके से एनकाउंटर्स हुए और उस पर विपक्ष ने जो सवाल उठाए, उसके बाद ये योगी सरकार का बड़ा फैसला है एनकाउंटर को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए विरेश। और चलिए अब करते हैं तीव्र गति से खबरों की शुरुआत और सबसे पहले देश की बड़ी खबरें। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कजान शहर में हो रहा है शिखर सम्मेलन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। 4 महीने के भीतर दूसरी बार पीएम मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी। रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार का बयान, भारत का स्टैंड एकदम साफ, कूटनीति और बातचीत से ही निकलता है हर समस्या का समाधान। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। ब्रिक्स के ढांचे के भीतर आर्थिक सहयोग के लिए भारत प्रतिबद्ध है। ईरान और चीन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात पर बोले रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार। कहा अभी कई द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। भारत कजान में नया कॉन्सुलेट खोलेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग, राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार, जलवायु परिवर्तन जैसी जरूरी मुद्दों पर बातचीत। पहले एलएसी को लेकर समझौता। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में हुए ब्लास्ट मामले में पुलिस ने फुटेज से सुराग मिलने का दावा किया है। एक संदिग्ध की तस्वीर दिखी है। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच पड़ताल। जांच एजेंसियों ने सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी शनिवार रात का है। एक शख्स ब्लास्ट स्पॉट की तरफ जाता नजर आता दिख रहा है। उसके हाथ में नजर आ रहा है सफेद रंग का बैग। एजेंसी पूरे मामले में नक्सलाइट, खालिस्तान और बड़ी आतंकी साजिश के एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। धमाके की जांच के लिए सोमवार शाम एफएसएल की टीम फिर से घटनास्थल पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने मौके से प्लास्टिक सीट बरामद किया। इसके अलावा कुछ ऐसे कागजात भी जमा किए हैं जिन पर केमिकल होने की आशंका है। दीवारों, पेड़ों से भी फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किया। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। त्योहारों के चलते बाजारों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साउथ वेस्ट दिल्ली के बाजार में पुलिस जवान कर रहे हैं गश्त। और दिल्ली के सरोजनी नगर में भी पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात। दिवाली करीब आने की वजह से बाजारों में लगातार भीड़ बढ़ रही है। सरोजनी नगर मार्केट में चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाह। सरोजनी नगर मार्केट में 35 से ज्यादा सिक्योरिटी कैमरों से नजर रखी जा रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की भी मदद ली जा रही है। कंट्रोल रूम से रखी जा रही है लगातार नजर। दिल्ली की खान मार्केट में एबीपी न्यूज का सिक्योरिटी चेक रहा फेल। बाजार में नहीं नजर आया सुरक्षा का खास इंतजाम। ब्लास्ट की घटना और त्योहार के करीब होने पर सुरक्षा बिल्कुल नहीं। दिल्ली में बढ़ने लगा है प्रदूषण का स्तर। 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू। डीजल जनरेटर पर रोक है। निजी वाहनों को कम करने के लिए बढ़ेगी पार्किंग फीस। यमुना में फैली गंदगी को लेकर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट। लिखा, यमुना का ये हाल दिल्ली की जनता का दर्द नहीं देखा जाता। ऐसी दुर्दशा का जिम्मेदार आखिर कौन है? एलजी वीके सक्सेना के एक्स पर पोस्ट पर दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, यमुना की इस हालत के लिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। जम्मू कश्मीर के गगनगीर में आतंकी हमले वाली जगह पर पहुंची एनआईए की टीम। आतंकी घटना को लेकर जांच पड़ताल जारी है। सुरंग निर्माण से लौट रहे लोगों पर आतंकवादी हमला हुआ था। आतंकी हमले में जख्मी लोगों से मिले हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। अस्पताल जाकर जाना उनका हाल। आतंकी हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमलावर ये दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं हैं। हम जम्मू कश्मीर का विकास रुकने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि आतंकवाद का समूल नाश ही हमारा मकसद होगा। गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत। सुरक्षा बल किसी भी आतंकवादी को छोड़ेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। कहा, आतंकी को अब छोड़ा नहीं जाएगा। अब जेल या जहन्नुम जाएंगे आतंकी। देश में अंतिम सांस ले रहे हैं आतंकवादी।
जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, चुन चुनकर होगा आतंकवादियों का हिसाब। इस जघन्य अपराध में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान, बोले बेगुनाहों को मारा जा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान से बातचीत कैसे होगी? कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा। गांदरबल में आतंकी हमले में मारे गए शशि भूषण का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। आज सुबह 11 बजे किया जाएगा अंतिम संस्कार। निर्दोष हत्याओं के खिलाफ कुलगाम के घंटाघर में निकाला गया कैंडल मार्च। गांदरबल में हुए आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। पंजाब पुलिस ने धान की पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर किया है। अब तक तकरीबन 874 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। पराली जलाने के 1393 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं पराली जलाने के मामले। अक्टूबर के आखिर और नवंबर के पहले हफ्ते में तेजी आती है। पिछले साल पूरे सीजन में ही पराली जलाने के 930 एफआईआर दर्ज हुए थे। पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने बयान दिया। पंजाब दिल्ली से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है, बीच में हरियाणा आता है, तो हम क्या दिल्ली में कोई पुल बनाकर धुआं भेज रहे हैं? बंगाल की खाड़ी में 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान की आशंका है। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में 25 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट है। मछुआरों को समुद्र तट से दूर रहने की सलाह। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सभी पक्षों को सुनकर मामले से जुड़े कानूनी सवाल और आगे की सुनवाई की रूपरेखा तय होगी। ज्ञानवापी वजूखाने का एएसआई से सर्वे कराए जाने का मांग। याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। पुणे के खेड़ शिवपुर टोल बूथ पर कार से जब्त किए गए हैं 5 करोड़ रुपए। रकम के बारे में सही जानकारी न देने पर पुलिस ने कैश को जब्त किया। अधिकारियों को दी गई है पूरे मामले की जानकारी। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में 4 आरोपियों की पुलिस हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। मुंबई कोर्ट में पेशी के बाद 4 आरोपियों की पुलिस रिमांड 25 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। पंजाब में मोगा पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश लक्की पटियाल गैंग, तो बाकी 3 बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। बदमाशों से 6 पिस्टल और 12 राउंड कारतूस बरामद। ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। उम्मीदवारों में 4 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता, महगामा से दीपिका पांडे सिंह और जामताड़ा से इरफान अंसारी को टिकट दिया गया। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में जेएमएम 41 कांग्रेस को 29 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। आरजेडी 6, लेफ्ट पर 4 और अन्य को मिल सकती है 1 सीट। कांग्रेस सीसी की बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अहमद गुलाम मीर ने कहा, करीब 70% सीटों पर चर्चा हो गई है। कुछ सीटों पर दोबारा मंथन किया जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही आज से नामांकन भी शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में झारखंड की 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होंगे। दिल्ली में हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र और झारखंड की सीटों पर मंथन किया गया। महाराष्ट्र की 63 और झारखंड की 21 सीटों पर उम्मीदवार तय हुए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के महाविकास आघाड़ी में हलचल हुई तेज। संजय राउत और अनिल देसाई की शरद पवार से मुलाकात। संजय राउत ने कहा, महाविकास आघाड़ी में 210 सीटों पर सहमति बन चुकी है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला ने कहा, महाराष्ट्र के उम्मीदवारों की सूची 25 अक्टूबर या उसके बाद आएगी। गठबंधन से जुड़े मुद्दों को लेकर के कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट आज करेंगे उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात। शरद पवार के घर पहुंचे बालासाहब थोराट। महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है, शिवसेना यूबीटी के साथ 15 सीटों पर मतभेद है। आज होने वाली बैठक के बाद हो सकता है विवाद का निपटारा। सीट शेयरिंग को लेकर के महाविकास आघाड़ी में जबरदस्त मतभेद। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने अनिल देसाई शरद पवार से मिलने पहुंचे। साथ ही वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार से मुलाकात हुई। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का आरोप है, वोटर लिस्ट में बीजेपी गड़बड़ी कर रही है। चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर महाविकास आघाड़ी के वोट कम कर रहा है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर।
उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी होने वाले हैं उपचुनाव और इसके लिए अधिसूचना जारी होगी आज। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है 29 अक्टूबर। यूपी में 9 सीटों पर भी होना है उपचुनाव। उपचुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी कर सकती है। महोबा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा इंडिया गठबंधन मिलकर ही लड़ेगा उपचुनाव। हम दोनों का लक्ष्य बीजेपी को हराना और जंगल राज को खत्म करना। आज गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। त्रिभुवन पटेल की जयंती पर किसान कल्याणकारी गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे। आज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर जेपीसी की बैठक होगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 सांसद बिल पर अपना पक्ष और सुझाव रखेंगे। और कोलकाता में कल हुई थी सेक्रेटेरिएट में जूनियर डॉक्टर्स के साथ मीटिंग। बैठक के बाद डॉक्टर्स ने वापस ली भूख हड़ताल। डॉक्टर बोले कुछ आश्वासन मिला है मगर राज्य सरकार सकारात्मक नहीं लगती। अरविंद केजरीवाल के पूर्व बंगले में लगाए गए महंगे सामान को लेकर बीजेपी आज करेगी प्रदर्शन। बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल होंगे। वैष्णो देवी मंदिर पहुंचा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। मां वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेका। केजरीवाल बोले, दर्शन किए और सभी देशवासियों के लिए मंगल कामना भी की है। आज मथुरा का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय में विकास परिषद बोर्ड बैठक में होंगे शामिल। शाम 5 बजे विकास कार्य और लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे समीक्षा। आरएसएस मोहन भागवत से भी हो सकती है मुलाकात सीएम योगी की। शाम के ठीक 6 बजे परखम गौशाला पहुंचकर बातचीत संभव है। महाराष्ट्र के अकोला में योगेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की हुई। गुस्साए लोगों ने कुर्सियां वहां पर तोड़ी। मारपीट पर स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कहा, किसी को नहीं जानता मगर साथियों ने 24 नाम बताए। छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू को फोन पर मिली है धमकी। पाकिस्तान से आई धमकी भरी कॉल। पुलिस से मामले की शिकायत की गई। देश भर में जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलेगा पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2023 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार देंगी।